पीएम मोदी अब यूट्यूब और इंस्टाग्राम क्रिएटर्स को भी पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं। सरकार ने रिसेंटली ब्रॉडकास्ट सर्विसेज बिल 2024 को इंट्रोड्यूस किया है। इस बिल का एक ड्राफ्ट पिछले साल रिलीज हुआ था, जिसमें सरकार OTT कंटेंट और डिजिटल न्यूज को रेगुलेट करना चाहती थी। लेकिन अब इस बिल की मदद से ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के क्रिएटर्स को भी रेगुलेट करना चाहते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म पर न्यूज और करंट अफेयर्स पब्लिश करने वाले क्रिएटर्स को सरकार की रेगुलेटरी सिस्टम के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। इसके अलावा उन्हें कंटेंट को रिव्यू करने वाली कमेटी भी बनानी पड़ेगी। और इसी वजह से बहुत से लोगों का ये मानना है कि इस बिल की वजह से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट होगा। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ने तो ये भी माना था कि कंटेंट क्रिएटर्स की वजह से लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। इसीलिए सरकार ये बिल लाना चाहती है, क्योंकि अब लोग इन्फॉर्मेशन के लिए इंडियन मीडिया से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर्स पर भरोसा करते हैं। और बस इसीलिए इंडिया में जून जुलाई में मानसून कहां से आता है और क्यों आता है, आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। मई और जून के महीने में इंडिया में इतनी गर्मी पड़ती है कि यहाँ की लैंड और एयर दोनों काफी ज्यादा हीटअप हो जाती है। अब गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ मूव होने लगती है, जिससे इस पूरे एरिया में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। इसी लो प्रेशर को फिल करने के लिए हमारे इंडियन ओशन के ऊपर से ह्यूमिड एयर इंडिया की तरफ भागती है और यही विंड्स पूरे इंडिया में मानसून की बारिश लाती है। सबसे पहले ये विंड्स अरेबियन सी से उठकर वेस्टर्न घाट से टकराती है और फिर आगे नॉर्थ इंडिया की तरफ मुड़ जाती है। इसके अलावा नॉर्दर्न अरेबियन सी से भी विंड्स नॉर्थ इंडिया की तरफ जाती हैं। वहीं बे ऑफ बंगाल से उठकर विंड्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ जाती हैं और वहां मानसून की बारिश करवाती है। इस इन्फॉर्मेशन को पहले सेव कर ले, फिर उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें शायद नहीं पता था। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फॉलो विशाल रत्तेवाल। अक्सर हमारे एग्जामों में बैक्टीरिया और वायरस से संबंधित प्रश्न आ जाता है, जो कि हमारा कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाता है। तो मात्र तुम इस वीडियो को 2 बार देख लेना, जिससे तुम्हारे सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जिसमें पहला है वायरस, जिससे होने वाली बीमारियों की ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा। जिसमें रचना की RA का मतलब है रेबीज और चना का मतलब है चिकन पॉक्स। हमें में H का मतलब है हेपेटाइटिस, M का मतलब मीजल्स और E का मतलब इबोला। पानी में पानी का मतलब पोलियो और 2 का मतलब डेंगू और जरा का मतलब जीका वायरस। दूसरा है बैक्टीरिया, जिसकी ट्रिक है पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। जिसमें पंडित के पा का मतलब है प्लेग और डा का मतलब डिप्थेरिया और ता का मतलब तपेदिक रोग और का का मतलब काली खांसी, टी का मतलब टिटनेस और टाइफाइड और का का मतलब कुष्ठ रोग और न्यू का मतलब निमोनिया और है का मतलब हैजा। बाकी होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। जय हिंद। अगर जीरो का इन्वेंशन कलयुग में हुआ है तो रावण के 10 सिर किसने और कैसे गिना? आज हम बात करने वाले हैं वाटर डिवाइड लाइन की। तो क्या है ये लाइन, आइए जानते हैं। इसके ईस्ट में जो बारिश होती है वो आपके इन रिवर्स के थ्रू बे ऑफ बंगाल में जाती है, जैसे कि आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्रा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और इसके वेस्ट में जो बारिश होती है वो आपके इन रिवर्स के थ्रू अरेबियन सी में जाती है, जैसे कि आपकी इंडस, झेलम, चेनाब, साबरमती, माही, ये वाले रिवर्स के थ्रू। अगर हम बात कर रहे हो, ये जो आपकी लाइन है वाटर डिवाइड लाइन शुरू होती है कैलाश पर्वत से, हिमाचल के आपके कुछ माउंटेन से पास करती है, अरावलीज, उसके बाद आते हैं विंध्यास, अमरकंटक हिल, सतपुरा और लास्ट में वेस्टर्न घाट से ही आपकी पास करती है। क्या आपको पता है इस हफ्ते थिएटर में एक ऐसी अजीब सी फिल्म रिलीज हुई है जिसको देखने के लिए आपको किसी डॉक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जी हाँ, सिर्फ टिकट खरीदने से काम नहीं चलेगा। अगर इस फिल्म को वाकई देखना है तो पहले किसी अच्छे डॉक्टर को ढूंढिए, फिर अपने दिमाग का चेकअप कराओ, तब थिएटर में एंट्री करना। बो इज अफ्रेड नाम की इस फिल्म ने पूरी दुनिया में बवाल मचा रखा है। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आज तक सिर्फ 3 फिल्में बनाई हैं, जिनमें से एक फिल्म हेरिडेटरी को दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म माना गया है। ऐसा साइंस में एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रूव किया जा चुका है। लेकिन अब जो इनकी तीसरी सबसे नई फिल्म आई है उसने पुरानी वाली को भी पीछे कर दिया। कोई भूतिया हॉरर डरावनी कहानी नहीं है इस बार, लेकिन फिल्म इंसान के दिमाग के अंदर शूट की गई है। किसी मेंटली डिस्टर्ब पागल आदमी को दुनिया कैसी दिखती होगी, कभी सोचा? जवाब अंदर है। जोकर तो याद होगा, उसके एक्टर ऑक्विन फीनिक्स को ऑस्कर मिला था, वो इस नई फिल्म से वापस आए हैं। इस फिल्म का हीरो क्या असली है क्या नकली, उसके बीच में फर्क नहीं कर पाता। कमाल की बात, पूरे 3 घंटे फिल्म देखने के बाद पब्लिक को भी समझ नहीं आता अंदर आखिर हुआ क्या। लेकिन बिना डॉक्टर से पूछे अंदर गए तो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। एंजाइटी वार्ड। All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and she gone every single night.
आप बिलीव नहीं करोगे कि वैज्ञानिकों ने ऐसा ओशन खोजा है जिसमें धरती के सरफेस पर मौजूद ओशन से 3 गुना ज्यादा पानी हो सकता है, और यह ओशन हमारे धरती के कोर के करीब मौजूद है। आखिर हमें इसका पता कैसे चला, चलिए जानते हैं। अफ्रीका के बोत्सवाना देश में ज्वालामुखी से एक डायमंड मिलता है, जिसमें रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलता है कि ये धरती के नीचे 660 किलोमीटर नीचे से आया था, और इसमें रिंग वुडाइट और वार्ट्सलियाइट नाम के 2 मिनरल्स मिलते हैं जो पानी को सोखने के लिए जाने जाते हैं, जो इस बात को कहीं ना कहीं सामने लाते हैं कि मेंटल के आसपास पानी का बहुत बड़ा रिजर्वायर मौजूद है। आखिर यह पानी वहां पहुंचा कैसे होगा? हम जानते हैं धरती के सरफेस बहुत सारे टेक्टोनिक प्लेट से बने होते हैं, और ये प्लेट्स अपने से नीचे वाले प्लेट्स के ऊपर स्लाइड करते रहती हैं, जिससे नई प्लेट्स का फॉर्मेशन होता रहता है। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहते हैं। इस प्रोसेस के दौरान प्लेट्स में कुछ डेंट्स बन जाते हैं जो ओशन के पानी को नीचे की ओर कैरी करते जाते हैं, और कहीं ना कहीं यही पानी नीचे जाकर उस विशाल ओशन को बना रहा है। कंसिस्टेंसी, ये वो चीज है जो एक कमजोर दिमाग के व्यक्ति को भी महान आदमी बना सकती है। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इस कहावत को अगर कोई सही से अपने जीवन में उपयोग कर ले तो ज्यादा से ज्यादा 5 साल में वो अपने सपने पूरे कर लेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान एक दिन में 10 घंटे एक्सरसाइज करके बॉडी बना ले? बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर रोज वो 20 मिनट पुशअप भी करेगा तो भी एक दिन उसकी बॉडी शेप में जरूर आ जाएगी। यही पावर है कंसिस्टेंसी की। किसी भी काम को अगर आप रोज करोगे तो ये तय है कि एक दिन उस काम को आपसे बेहतर कोई भी नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर आपका कोई सपना है तो उसे पूरा करो, भले ही 10 मिनट प्रैक्टिस करो, लेकिन रोज करो। इस तरह होगा ये कि वो 10 मिनट कब घंटों में बदल जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने कई बार लोगों को ये कहते सुना होगा कि ये इंसान बहुत टैलेंटेड है। दरअसल टैलेंट नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती, वो उस इंसान की कंसिस्टेंसी है उस काम में जिसे लोग टैलेंट का नाम दे देते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। यदि आप हमारे पेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो संभवतः है कि आप हमें दोबारा नहीं देख पाएंगे। अगर आप कर रहे हैं तो बधाई हो, आप हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। ताउम्र गुजर जाएगी, ऐसा तरीका नहीं मिलेगा। अगर सिलेक्शन लेना है तो यह तरीका न्यूटन के 4th लॉ समझ लीजिए। क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये जो भी है इसका क्या है, वर्तमान में लोकेशन क्या है, जिसने ये जान गया पर्स में ही आंसर इनबिल्ट करना, उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। ये हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान। तो क्या बोलेंगे? हड़प्पा को हड़प्पाक, अर्थात एग्जाम में पर्स मिलेगा कि हड़प्पा कहाँ है तो आप ऑलरेडी क्या पढ़े हैं? हड़प्पाक, अर्थात यहाँ पाक से पाकिस्तान। ऐसे ही मोहनजोदड़ो को क्या बोलेंगे? मोहन पाक जोड़ो, अर्थात पाकिस्तान। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। तो गा उठाइए, लोथल को क्या बोलेंगे? गोथल, अर्थात गा से गुजरात। धौलावीरा गुजरात में क्या बोलेंगे? गौलावीरा, यानी गा से गुजरात। चन्हू पाक दड़ो, अर्थात पाकिस्तान। सुरकोटड़ा कहाँ गुजरात में तो इसको क्या बोलेंगे? गुरकोटड़ा, अर्थात गुजरात। ऐसे ही सभी। इस AI टूल के लिए ये कमेंट करो तो वो कमेंट करो। मैं तो कहता हूँ भाई कमेंट ही मत करो यार। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बता देता हूँ जहाँ पे दुनिया के सारे AI टूल एक ही जगह पे आपको मिल जाएंगे। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सर्च करना टूलीफाई AI। वेबसाइट में आने के बाद जो भी आपको चाहिए कैटेगरी वाइज आप उसको चूज करोगे तो आपके सामने जितने भी AI टूल होंगे उससे रिलेटेड वो सभी आ जाएंगे। बाकी मुझे फॉलो कर लेना क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट वेबसाइट का नाम बताता हूँ भाई। ये सारा पानी मैंने निकाला है अपने एसी में से, क्या इसको पिया जा सकता है? आओ समझे। तो आओ सबसे पहले पानी को इकट्ठा करते हैं, जो कि मुश्किल टास्क नहीं होने वाला। गर्मी बहुत ज्यादा है, ह्यूमिडिटी भी बहुत हाई है। अब एक्चुअली में एसी क्या करता है, हमारे कमरे की सारी हवा खींचता है, उससे कंडेंस यानी कि ठंडा करता है, जिसकी वजह से उसमें प्रेजेंट वाटर वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होकर यहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन क्या इसे पी सकते हैं? आओ चेक करते हैं। ये हमारे घर का नॉर्मल पानी, ये हमारा एसी से निकला हुआ पानी। अब घर के नॉर्मल पानी में आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो कि बिजली को कंडक्ट करते हैं। आप देख सकते हो, ऑल्दो ज्यादा नहीं, टच करूंगा तो ग्लो ज्यादा है, लेकिन वैसे ज्यादा नहीं। यानी कि नॉर्मल पानी मिनरल वाटर से पिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो बिजली बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं हो रही है, बिल्कुल पास लाने पे भी नहीं हो रही है। टच करूंगा तो बल्ब ग्लो होगा, लेकिन पास लाने पे नहीं। इसका मतलब इसके अंदर कोई मिनरल्स नहीं है, तो पिया नहीं जा सकता। अब कई अफवाहें कहती है पानी एसिडिक होता है, और चेक करते हैं। तो हमने इसमें लिटमस पेपर डाला, तो ना ब्लू वाला लिटमस रेड हुआ, ना रेड वाला लिटमस ब्लू। आप चेक कर सकते हैं, दोनों का कलर सेम है। तो वैसे तो ये न्यूट्रल, लेकिन ये पानी पीने लायक नहीं है। एडिशनली जब ये पानी एसी से होता हुआ जाता तो बहुत सारी इनएडिबल चीजें इसमें ऐड हो जाती, तो पीना तो गलती से भी मत। बाबर के खानदान को भाजसा से याद करते हैं, भाजसा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये एक शब्द याद कर लेते हैं दिमाग में, ताकि सारे बाप बेटे पोते सब याद हो जाएं। बाबर, हुमायूं, अकबर। देखो, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। जो पीछे वाले हैं वो बेटे हैं। बाबर का बेटा कौन है? हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां का और। जब भी ये तुम्हें बेवकूफ बनाए मुस्कुरा दो। जब तुमसे कहे आधे घंटे बाद पढ़ेंगे तो तुम इससे बोलो आज शाम तक पढ़ेंगे,
6 घंटे, उसके बाद फिर अगले महीने पढ़ेंगे ही नहीं। ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, तुम इसको बनाओ। कह दो कल दिन भर नहीं पढ़ना, ये खुश हो जाएगा कि अच्छा आज पढ़ के कल नहीं पढ़ोगे, हाँ कल नहीं पढ़, फिर कल तो कल देखी जाएगी ना। फिर सुबह उठे तुम किताब लेके बैठे, ये तुम्हें रिमाइंड कराएगा तुमने तो कहा था कल नहीं पढ़ेंगे, नहीं आज और पढ़ेंगे बस। ऐसा 20 दिन बना दो, फिर ये समझ जाएगा कि अरे इसने पकड़ लिया मुझे। आज आप ये जानो कि भारत के किस नोट पर क्या चीज छपी हुई है। जैसे कि 10 रुपए के नोट पर सूर्य मंदिर छपा है जो कि कोणार्क उड़ीसा में स्थित है और यह नरसिम्हा देव द्वारा बनवाया गया था। 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं छपी हुई है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इन्हें राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ छपा हुआ है जो कि कर्नाटक में स्थित है। यह एक मंदिर है जो कि गरुड़ भगवान को समर्पित है और इसे विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय ने बनवाया था। 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव का चित्र छपा हुआ है जो कि गुजरात में स्थित है और इसे रानी उदयमती ने बनवाया था जो कि चालुक्य वंश की थी। 200 रुपए के नोट पर सांची के स्तूप छपे हुए हैं जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और इन्हें सम्राट अशोक ने बनवाया था। 500 रुपए के नोट पर छपा हुआ है लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है और इसे शाहजहां ने बनवाया था। और आपके लिए आज का सवाल है 2000 के नोट पर क्या छपा हुआ था। अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं और ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे जिसका लिंक बायो में है। साथ ही एग्जाम बाईपास को अभी फॉलो कर लो ताकि हर दिन कुछ नया जान सको। ईस्ट साइड में है, नहीं वेस्ट साइड में है। ईस्ट वेस्ट क्या हुआ सर? नर्मदा वेस्ट साइड में बहती है या ईस्ट में? नमस्ते लूनी। नमस्ते लूनी। सर लूनी नहीं, नर्मदा। अरे ये वेस्ट में अरेबियन सी में मिलने वाली रिवर्स की ट्रिक है। कैसे? देखो, नमस्ते में न से नर्मदा, मैं से माही, से साबरमती और तह से ताप्ती और लास्ट में लूनी से लूनी। गजब सर। बिल्कुल इसकी तरह। इस वीडियो में हम भारत के तटीय रेखाओं के नामों को याद करेंगे। तो भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं जिसमें सबसे लंबी तटीय रेखा गुजरात की है और सबसे छोटी गोवा की है। तो हम शुरू करते हैं गुजरात से। दोस्तों, गुजरात के तट को हम कहते हैं कच्छ तट या काठियावाड़ तट के नाम से भी जानते हैं। तो आपको याद रखना है काठियावाड़ तट या कच्छ तट। इससे नीचे महाराष्ट्र और गोवा के तट को हम कहते हैं कोंकण तट। इससे नीचे कर्नाटक के तट को हम कहते हैं कन्नड़ तट और इससे नीचे केरल के तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नीचे कन्याकुमारी से लेकर आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी जहां डेल्टा बनाती है, यहां से यहां तक के तट को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। कृष्णा नदी के डेल्टा से ऊपर पश्चिम बंगाल तक के तट को हम उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं और केवल दोस्तों पश्चिम बंगाल के तट को हम बंग तट के नाम से भी जानते हैं। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। दोस्तों, अर्थ पे लाइफ की सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है ऑक्सीजन जो हमें मिलती है एटमॉस्फेयर से। तो चलिए समझते हैं एटमॉस्फेयर और उसकी लेयर्स को। अर्थ के एटमॉस्फेयर में 5 लेयर्स होती हैं। सबसे लोएस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर जो अर्थ सरफेस से लगभग 12 किलोमीटर तक की हाइट पर पाई जाती है। ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर रिड्यूस होता है और ये एटमॉस्फेयर की सबसे डेंसेस्ट लेयर है और वेदर डिस्टर्बेंसेस भी इसी लेयर में देखने को मिलती है। सेकेंड लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर जो 12 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक की हाइट पर मिलती है और ये लेयर क्लाउड और वेदर फ्री होती है, यानी कि इस लेयर में ज्यादा डिस्टर्बेंसेस नहीं होती। साथ ही अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने वाली ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही मौजूद होती है और यूवी रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से इस लेयर में ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। थर्ड लेयर है 50 से 80 किलोमीटर तक फैली हुई मेसोस्फेयर लेयर। इस लेयर में ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर रिड्यूस होता है और अर्थ सिस्टम में सबसे लोएस्ट टेम्परेचर मेसोस्फेयर में ही मिलते हैं। इस लेयर में मिलते हैं हाईएस्ट क्लाउड और साथ ही मीटियोर्स भी इसी लेयर में बर्न होते हैं। नेक्स्ट है थर्मोस्फेयर जो 80 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक मिलती है और यहाँ मॉलिक्यूल्स की लो डेंसिटी की वजह से ऑल्टीट्यूड बढ़ने पर टेम्परेचर इंक्रीज होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी इसी लेयर में सेटल्ड है और साथ ही थर्मोस्फेयर के लोएस्ट पार्ट में मिलती है एक और लेयर आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल्स की प्रेजेंस होती है जो रेडियो वेव्स को वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करती है। और लास्ट में आती है 700 किलोमीटर के ऊपर मिलने वाली एक्सोस्फेयर लेयर जो एटमॉस्फेयर की हाईएस्ट लेयर है और अर्थ सैटेलाइट भी इसी लेयर में ऑर्बिट करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विटामिन की कमी से होने वाली डिसीज अक्सर हमारे एग्जाम में आ जाती हैं, तो चलो उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है ब्लाइंडनेस, जिसमें हमें दिखने में कमी होने लगती है। विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होता है बेरी, जिससे हमारी मसल्स कमजोर होने लगती हैं और जल्दी से वजन घटने लगता है। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से होता है एरिबोफ्लेविनोसिस, जिससे हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं। विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से होता है पेलेग्रा, जिसमें हमें लूज मोशंस और स्किन पर खुजली होने लगती है। विटामिन B5 की डेफिशिएंसी से होता है पेरेस्थेसिया, जो हमारे ब्रेन पर अफेक्ट डालता है। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होता है एनीमिया, जिसमें हमें खून की कमी हो जाती है। विटामिन B7 की डेफिशिएंसी से होता है डर्माटिटिस, जिससे हमारी स्किन रेड और इस पर खुजली होने लगती है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है पर्नीशियस एनीमिया, जिसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो पाता। विटामिन B9 की डेफिशिएंसी से होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें हमारे बोन मैरो में इमेच्योर आरबीसीज होते हैं। विटामिन C की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी, जिसमें हमारे मसूड़ों में खून आने लगता है। विटामिन D की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स, जो हमारी हड्डियों को कमजोर बनाता है। विटामिन
ई की डेफिशिएंसी से होता है होमोलिटिक एनीमिया, जिसमें हमारी आरबीसीज जल्दी डिप्लीट होने लगती हैं। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होती है ब्लीडिंग डायथिसिस, जिससे हमारे शरीर पर चोट लगने पर जल्दी से ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। और अगर आपको इस पेज का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक बायो में है, तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। और आज है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी का डे 85, तो आगे की प्रोसेस के लिए जुड़े रहना। थैंक यू। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वाइसरॉय में फर्क क्या था? मैं हूँ गवर्नर ऑफ बंगाल। मेरा काम था बंगाल में पॉलिसीज लागू करना। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद मेरा नाम बदल कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। मुझे अपॉइंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने। मेरा काम था बंगाल, बिहार और उड़ीसा को गवर्न करना। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के बाद मेरा नाम बदल कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मुझे अपॉइंट किया था डायरेक्ट ब्रिटिश रूलर ने। मेरा काम था इंडिया में मौजूद सारी ब्रिटिश टेरिटरीज पर नजर रखना। फिर 1857 के रिवोल्ट के बाद 1858 में मेरा नाम बदल कर दिया गया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। मैं ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा ऑफिसर था, लेकिन मेरा काम वही सेम रहा, ब्रिटेन की रानी की तरफ से उनकी टेरिटरीज पर नजर रखना। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मैं कौन हूँ। एक हिंट दूं, मुझे फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है और मैंने ही बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट लागू करवाया। होम मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, लोगों को लगता है कि यही 3-4 मिनिस्ट्रीज और यही 3-4 मिनिस्टर्स पूरा देश चलाते हैं, पर हमें नहीं पता कि जैसे कंपनी को चलाने के लिए उसके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही देश को चलाने के लिए आज की डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर 50 अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, जिन्हें 32 अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर्स और उनकी बड़ी सी टीम मिलकर संभालती है। हमें लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर गूगल, एप्पल, वॉलमार्ट या टाटा है, पर नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर हमारे इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री है, जिसके अंडर 30 लाख लोग काम करते हैं। हमने इलेक्शन के टाइम ईडी के बारे में बहुत सुना। हमें लगता था कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता, पर हमें नहीं पता कि ईडी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही ऑपरेट होती है। ऐसी हमारे देश को चलाने वाली मिनिस्ट्रीज के बारे में कई चीजें जो हमें नहीं पता, और ये मिनिस्ट्रीज ऑपरेट कैसी होती है ये तो घंटा नहीं पता। और एज अ भारतीय हमें पता होना चाहिए ना यार कि हमारा देश आखिर चलता कैसे है। और इसीलिए फिर से मैं लेकर आ रहा हूं एक नई सीरीज, वो भी हमारी पलंग तोड़ क्रिएटिव अंदाज में। और ये सीरीज भारत के हर नागरिक तक पहुंचनी चाहिए, तो इसे अपने दोस्त, भाई, रिश्तेदार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड सबके साथ शेयर कर दो और कोई भी एपिसोड मिस ना हो इसलिए फॉलो करो। अब सीधा मिलता है पार्लियामेंट में। एग्जाम में रबी और खरीफ क्रॉप्स में कंफ्यूज होकर अक्सर हमारा 1 नंबर कट जाता है, तो आप बस इसी वीडियो को 2 बार देख लेना और आपको रबी और खरीफ दोनों क्रॉप्स याद हो जाएंगे। सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स, इनको बारिश के मौसम में बोया जाता है। और खरीफ क्रॉप्स को याद करने के लिए ट्रिक है, मैं बाजार जाकर कोट और जूते के सिवा चावल और गन्ना भी ले आया। मैं से मक्का, बाजार से बाजरा, जाकर से ज्वार, कोट से कॉटन, जूते से जूट, सिवा से सोयाबीन, चावल से चावल और गन्ना से गन्ना। सेकंड है रबी क्रॉप्स, जिनको सर्दियों के मौसम में बोया जाता है, और इनको याद करने की ट्रिक है, मस्त आलू मटर की सब्जी बनाई, अब जाओ आलसी को पीट दो। मस्त से मस्टर्ड, आलू से आलू, मटर से मटर, आई से राई, जाओ से जो, आलसी से अलसी और पीट से वीट यानी कि गेहूं। और थर्ड है जैद क्रॉप्स, जिनको गर्मियों के मौसम में बोया जाता है, और इनको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, सलाद में तरबूज, सलाद में यानी कि जो सलाद में सब्जियां खाई जाती हैं जैसे खीरा, ककड़ी, टमाटर आदि, और तरबूज से यानी तरबूज, खरबूज आदि। तो बस इसी वीडियो को 2 बार देख लो और अपना 1 नंबर पक्का कर लो। और आज है दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी का डे 113, तो आगे की प्रोसेस के लिए जुड़े रहना। थैंक यू। इन ऐप्स जिन पर आप सॉन्ग सुनते हो तो आपको एक सॉन्ग का 10 रुपए मिलेगा, और इन ऐप्स से आप डेली 200 से 300 की अर्निंग जनरेट कर सकते हो। और ये ऐप्स बिल्कुल लीगल है, आपकी अर्निंग आपके बैंक में ट्रांसफर भी करते हैं। पहले वीडियो को सेव कर लो। फर्स्ट ऐप का नाम है गिव रेडियो, सेकंड ऐप का नाम है लिसन एंड थर्ड ऐप का नाम है म्यूजिक। सभी ऐप्स का लिंक आपको। तुम सिर्फ मेरे कपड़े पहनने का ढंग बदल कर दिखाओ, जीना बनना तो बहुत दूर की बात है। मेरा जो जी चाहेगा मैं वही करूंगी, जो जी चाहेगा मैं वही पहनूंगी। मैं ये पहनूंगी, मैं ये तब पहनूंगी। क्या कर लोगे तुम? जिस चीज को आप देख सकते, छू सकते, उसे नाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए कलम, कुर्सी। नाउन के बदले जो आ जाए उसे प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं, वह। जिस शब्द के लास्ट में ना दिख जाए वो वर्ब होता है, यानी कि क्रिया। जाना, आना एग्जाम्पल है। काम करने का तरीका जो बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। उदाहरण के लिए हमेशा। कोई इंसान कैसा है ये जो बताए उसे एडजेक्टिव कहते हैं। उदाहरण के लिए बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। कंजंक्शन, नाम में ही छुपा जंक्शन, यानी जंक्शन जो स्टेशनों को जोड़ता है। जंक्शन ये काम करता है जोड़ने का, इसलिए इसको कहते हैं कंजंक्शन। प्रीपोजिशन, नाम में ही छुपा पोजीशन। पोजीशन यानी कि किसी वस्तु की पोजीशन बताना, लोकेशन बताना। इन, ऑन, एट।
इंटरजेक्शन से याद आती है इंजेक्शन की। इंजेक्शन का आवाज कैसा आता है जब इंजेक्शन पड़ती है? तो उई माँ, ऐसी कुछ आवाज आती है। उदाहरण के लिए वाओ, OMG। ऐसे ज्ञान सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए संजीव खिजानी को। दोस्तों अक्सर हमें भूमि मापन में कंफ्यूजन रहता है, जैसे 1 एकड़ में कितना बीघा है, 1 बीघे में कितना बिस्सा, इस प्रकार के। तो सारा कुछ एक ही वीडियो में लाया हूं, तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले 1 फीट 12 इंच के बराबर 1 मीटर 3.28 फीट, 1 इंच 8 सूत, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, 1 एकड़ 4840 गज, 1 एकड़ जो होता है 8 कनाल के बराबर भी होता है, और 1 कनाल देखिए आपका 20 मरले के बराबर होता है। 1 मरला 30.25 गज, 1 गज 9 स्क्वायर फीट, 1 कनाल 605 गज, 1 एकड़ 12 बिस्वा 1 बीघा, 20 बिस्वा 1 बिस्सा 50.41 गज, 1 गज 3 फुट, 1 फुट जो होता है वो 30.48 सेंटीमीटर का होता है। तो अगर आपको भी कोई पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो में लगातार लाता रहता हूं, तो मुझे फॉलो भी जरूर कीजिएगा। चलो जल्दी से इंडिया के माउंटेन पीक्स को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले लद्दाख के काराकोरम रेंज में K2 पीक, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीक है, वो लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ पर K1, गैशब्रम 1 एंड नंगा पर्वत भी लोकेटेड है। एंड नंगा पर्वत इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ, कामेत एंड नंदा देवी पीक लोकेटेड है। एंड नंदा देवी उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। सिक्किम में कंचनजंगा लोकेटेड है, जो दुनिया की तीसरी हाईएस्ट पीक है। वेस्ट बंगाल में टाइगर हिल्स लोकेटेड है। मिजोरम में ब्लू माउंटेन्स विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम। राजस्थान के अरावली में गुरु शिखर विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। मध्य प्रदेश में धूपगढ़ विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा एंड मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर एंड कलसुबाई इज हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र। कर्नाटका में लोकेटेड है कुद्रेमुख एंड बाबा बुदान हिल्स। तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक है डोडा बेटा विच इज ऑल्सो द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी। फाइनली केरला और पूरे पेनिनसुलर इंडिया की हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी इन अनामलाई हिल्स। इंडियन मैपिंग की बुक के लिए हमें व्हाट्सएप करें या फिर बायो में दी गई हुई लिंक को क्लिक करें। कोई पूछे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? नहीं, आपको बोलना है कि हम बोलते हैं, तुम गिन लो। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हो गया, खत्म हो गया भाषा। आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन क्या आपको इन सभी का नाम पता है? और इस लिस्ट में भारत की कौन सी जगह शामिल है? चलिए जानते हैं। दुनिया के 7 अजूबों में से नंबर 1 पर आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको बनाने में 2000 साल लगे थे, और इस दीवार को बनाते हुए 4 लाख मजदूरों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। नंबर 2 पर है भारत के आगरा में स्थित ताजमहल। ये दुनिया की सबसे महंगी ऐतिहासिक इमारत है, जिसको आज के जमाने में बनाने के लिए 100 अरब रुपए से भी ज्यादा का खर्च होगा। नंबर 3 पर है कोलोसियम। ये एक विशाल स्टेडियम है जो कि इटली में स्थित है। नंबर 4 पर आता है माचू पिच्चू, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 2430 मीटर है। नंबर 5 पर है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि रियो दे जनेरो यानी ब्राजील में स्थित है। नंबर 6 पर है चीचेन इट्जा, जो मेक्सिको में मौजूद है। और लास्ट यानी नंबर 7 पर आता है पेट्रा, जो कि मिडिल ईस्ट के जॉर्डन में स्थित है। दोस्तों सिंपल सी ट्रिक से इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया याद करा दूंगा। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन, जहाँ घुसते ही ऐसा लगता है कि हर टाइम बारिश हो रही है। इन जंगलों में पेड़ लंबे होते हैं 45 मीटर तक लंबे, और इनके पत्ते पूरे साल हरे होते हैं। ये साउथ इंडिया के वेस्टर्न घाट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के एरिया में पाए जाते हैं। दूसरा है ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन। ये वो एरिया है जहाँ बारिश लगातार नहीं होती, मतलब ये जंगल मौसम के हिसाब से अपना कॉस्ट्यूम बदलते हैं। मतलब जब सूखा पड़ जाएगा तो पत्ते झड़ जाएंगे। यहाँ के पेड़ों की लंबाई 25 मीटर से कम होती है। ये फॉरेस्ट डेक्कन प्लेट्यू और सेंट्रल इंडियन स्टेट्स में पाए जाते हैं, जो इंडियन फॉरेस्ट का अप्रॉक्स 38% एरिया कवर करते हैं। तीसरा है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट यानी कटीले वन। ये मेनली उन एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, जैसे राजस्थान के अरावली हिल्स में। इन जंगल्स के कांटेदार पेड़ और झाड़ियाँ हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेती हैं। चौथा है माउंटेन फॉरेस्ट यानी पर्वतीय वन। माउंटेन्स की ओर बढ़े तो यहाँ हवा ठंडी और क्रिस्प हो जाती है, और इसलिए यहाँ पे पाइन, दियोदर जैसी ट्रीज पाए जाते हैं। आप इन पेड़ों को हिमालयन रीजन जैसे उत्तराखंड, जम्मू एंड
कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे एरिया में देख सकते हो। मैंग्रोव फॉरेस्ट यानी मैंग्रोव वन। दोस्तों ये जंगल ओशन से जमीन की रक्षा करते हैं और ये मेनली कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के सुंदर वन का एरिया, जहाँ के पेड़ खारे पानी को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। लास्ट है बेम्बू फॉरेस्ट यानी बांस के वन। ये फॉरेस्ट मोस्टली बेम्बू ट्री से घिरे होते हैं और मेनली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। दोस्तों इंडिया के पूरे लैंड में से 24% लैंड फॉरेस्ट से घिरा है और इंडिया को फॉरेस्ट लैंड और बढ़ाने की जरूरत है। क्लासमेट की नोटबुक्स काफी पॉपुलर है। इनकी नोटबुक्स के पीछे आपने देखा होगा कि एक मैसेज लिखा होता है कि हर नोटबुक की सेल पे कुछ परसेंटेज ये कंपनी गरीब बच्चों की एजुकेशन के लिए यूज करेगी, जो कि ये करती भी है। और इसको पढ़ के आपको भी अच्छा लगता है कि कंपनी सोसाइटी के बारे में इतना सोच रही है। पर एक्चुअली क्लासमेट की जो पेरेंट कंपनी है वो ITC लिमिटेड है। ITC मतलब कि इंडियन टोबैको कंपनी। ये इंडिया की नंबर 1 टोबैको प्रोड्यूसिंग कंपनी है। अब एक तरफ तो ITC टोबैको बेचती है और दूसरी तरफ चाइल्ड एजुकेशन में कंट्रीब्यूट करती है, लेकिन इनकी मजबूरी ही ऐसी है। बड़ी कंपनीज जिनकी नेट वर्थ 500 करोड़ से ज्यादा हो या 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है या फिर 1000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, उन्हें CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के तहत सोसाइटी और एनवायरनमेंट के कॉज के लिए 2% खर्च करना होता है। ये कंपनीज काफी स्मार्टली इस मजबूरी को अपने फेवर में ही कन्वर्ट कर लेती हैं। इसके लिए ये खुद को सोसाइटी के बड़े इशू जैसे कैंसर अवेयरनेस, चाइल्ड एजुकेशन, वाटर कंजर्वेशन से एसोसिएट करती हैं और कैंपेन चलाती हैं। इससे मार्केट में इनकी एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड होती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि इससे इनके प्रॉफिट भी कई गुना बढ़ जाते हैं। भाई इस इलीगल बोट से आपका YouTube चैनल बस 2 दिन में मोनेटाइज हो जाएगा। मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि ये ऐप प्ले स्टोर में क्या कर रहा है। अब तक तो इसे बंद हो जाना चाहिए था। आपको बस सिंपली प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद व्यूज एंड वॉच टाइम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने YouTube वीडियोस का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है और 20 विंडोज सेलेक्ट करके लोड विंडोज पे क्लिक कर देना है, जिससे आपकी वीडियोस मल्टीपल टैब्स में ओपन हो जाएगी। इससे आपका 4000 वॉच घंटे का टाइम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों को जिन जिनका भी YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है। और मिस्टर फैक्टेक को फॉलो कर लेना पार्ट 5 के लिए। वो देख के अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हुए ना तो मेरा नाम भी मिस्टर फैक्टेक नहीं। दोस्तों इस वीडियो में हम वेस्टर्न घाट्स को समझेंगे। देखिए अगर भारत के फिजियोग्राफिक डिवीजन को देखें तो मेनली इसे 6 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। हिमालयन माउंटेन सिस्टम, नदर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल रीजन्स और आइलैंड। और इसमें से अगर हम पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो इसके 2 मेन डिवीजन्स हैं, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। और इसी डेक्कन प्लेट्यू को ईस्ट में सराउंड करते हैं ईस्टर्न घाट्स और वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स एक कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन है, जिसे महाराष्ट्र और कर्नाटक में सह्याद्री, केरला में साया पर्वतम और तमिलनाडु में नीलगिरी मलाई के नाम से जाना जाता है। रेंज गुजरात बॉर्डर के पास ताप्ती रिवर के साउथ से स्टार्ट होते हैं और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका और केरला को क्रॉस करते हुए तमिलनाडु में आकर खत्म हो जाते हैं। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच ये 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करते हुए 1,40,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करते हैं। और इस सफर में ये नीलगिरी हिल्स में ईस्टर्न घाट से मिलते हैं। इनकी हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी है। वेस्टर्न घाट्स फर्स्ट हाईलैंड्स हैं जो साउथ वेस्टर्न मानसून विंड्स को एनकाउंटर करते हैं, जिससे यहाँ हैवी रेनफॉल होती है। अच्छा ST और ST में क्या अंतर है ये बताइए। सर ST वो है जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं और जो अपना आदिम संस्कृति को बनाए रखे हैं। ठीक है। जबकि SC वो जो सामाजिक रूप से कई सालों से शोषण के शिकार हुए हैं। ठीक। इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपको सबसे ज्यादा सैलरी देती है? अगर आपके दिमाग में IAS, IPS या फिर IFS जैसे नाम आ रहे हैं तो बधाई हो, आप बिल्कुल गलत हो। इंडिया की सारी गवर्नमेंट जॉब्स में सबसे ज्यादा सैलरी अगर किसी को मिलती है तो वो है इंडियन आर्म फोर्स के ऑफिसर्स। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सैलरी आपको 22 साल की एज से ही मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आर्म फोर्सेज में हमेशा यंगस्टर्स को रिक्रूट किया जाता है। बेसिक पे, DA, HRA और रिस्क अलाउंस जैसे सारे अलाउंसेस मिलाकर एक आर्म फोर्स ऑफिसर की मंथली सैलरी होती है ऑलमोस्ट 1,56,000 रुपए। और इसके अलावा हर साल 80 डेज की लीव, 20,000 रुपए यूनिफॉर्म मेंटेनेंस, सारी जिंदगी पेंशन, 1.25 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस, फ्री मेडिकल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हार्ड एरिया अलाउंस, CSD फैसिलिटी, क्लब फैसिलिटी, वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। और इन सब के अलावा भी ऐसी और कई फैसिलिटीज होती हैं जिन्हें किसी दूसरी जॉब से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। और हाँ, आर्मी में होने का जो प्राइड है वो कोई दूसरी जॉब मैच ही नहीं कर सकती। ये वेबसाइट बैन हो जाना चाहिए। यू वोंट बिलीव कि आपके एग्जाम देने से पहले ही आपको क्वेश्चन पता चल जाएंगे। वो कौन सी वेबसाइट है बताने से पहले इस वीडियो को सेव कर लो। बस इस वेबसाइट पर आ जाओ, अपलोड कर दो अपने कोर्स मटेरियल को एंड ये जनरेट कर देगा आपके लिए स्टडी गाइड्स, फ्लैश कार्ड्स, क्वेश्चंस एंड आंसर्स जनरेट करके दे देगा। और साथ में आपको यहाँ पर AI चैटबॉट भी मिलता है, जिससे आप उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि ये सभी स्ट्रीम्स के लिए काम करता है। सो वेट क्या कर रहे हो, ट्राई करो और अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो।